हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। किस सब्जेक्ट का है सर? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का है और ये क्वेश्चन पेपर हमारा बीयू का है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखिए। अगर आपको ऑडियो का इशू है तो आप ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। और जो क्वेश्चन का आंसर अभी हम इस स्लाइड में बताएंगे, ये सारा क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपका कुछ ना कुछ टॉपिक जो है रिपीट कर सकता है, इसलिए इसको देखिएगा अच्छे से, समझ गए। तो हमारे पास सामने जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एनालाइज द रोल ऑफ स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट इन द डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम क्या होता है सर? सीवरेज सिस्टम में हमारा क्या होता है कि हमारे घर से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, उस वेस्ट वाटर का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। हमारे घर से जो वेस्ट वाटर यानी नाली का पानी निकलता है, उसका कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रीटमेंट के बाद डिस्पोजल, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? सीवरेज सिस्टम कहलाता है। तो ये पूरा सिस्टम जो सीवरेज सिस्टम है, इसमें स्टॉर्म वाटर का क्या रोल है? ठीक है, स्टॉर्म वाटर करने का मतलब होता है बरसात का पानी, ठीक है। बरसात में जब पानी होता है, देखिएगा रोड पे जो पानी चलता है उसी को स्टॉर्म वाटर कहते हैं। हाउ कैन इंटीग्रेटेड अप्रोचेस इनहेंस सिस्टम एफिशिएंसी। इस तरह के सिस्टम को इनहेंस करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। तो उस पर अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए, रोल ऑफ स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहला ये क्या करता है, प्रिवेंट्स फ्लडिंग ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल के समय ये जो है फ्लडिंग को प्रिवेंट करता है सर। बात समझ में आ रही है? अगर आपका स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट करने का मतलब बरसात का जो पानी निकल रहा है आप उसको अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, तो आपको फ्लडिंग नहीं होगा। नहीं तो होता क्या, खास करके अगर आप पटना में देखिएगा ना, कि अगर लगातार जो है बारिश हो गया तो जल जमाव होने लगता है, फ्लडिंग जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन अगर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट ठीक है तो बारिश होने के बाद भी आपको क्या होगा, पानी जमेगा नहीं। दूसरा क्या होता है सर, रिड्यूसेस एक्सेस लोड ऑन कंबाइंड सीवर। इस तरह से क्या होता है कि अगर आप स्टॉर्म वाटर को सही से मैनेज करते हैं तो आपका जो एक्सेस लोड है कंबाइंड सीवर पे वो थोड़ा कम हो जाता है। प्रोटेक्ट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फ्रॉम शॉक लोडिंग। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को शॉक लोडिंग से प्रोटेक्ट करता है ये। बात समझ में आ रही है? ठीक है, शॉक लोडिंग करने का मतलब अचानक से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे लोड पड़ गया, जैसे अचानक से बारिश होता है, ठीक है, अचानक से बारिश हुआ और खूब बारिश हुआ तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे लोड बढ़ गया। तो लोड बढ़ गया तो फिर वहां पे क्या करेगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सही है, यानी कि बरसात का पानी को आप सही से मैनेज कर सकते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। प्रिवेंट्स ओवरफ्लो एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो ओवरफ्लो और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आपका जो है नहीं होता है, ठीक है। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया सर, हमारा जो बरसात का पानी है उसको हम सही से मैनेज कर रहे हैं, ठीक ना। इंटीग्रेटेड अप्रोच, अब इस चीज को मैनेज करने का हमारे पास क्या क्या अप्रोच है। तो सबसे पहला आपको क्या है, सेपरेट स्टॉर्म सीवर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बरसात का पानी निकलने के लिए एक अलग सीवर, सीवर कहते हैं वो पाइप जिसमें का आपका पानी वेस्ट वाटर फ्लो करता है, जिसमें आपका वेस्ट वाटर फ्लो करता है, नाली पानी बहने वाला पाइप को सीवर कहा जाता है। आप समझ गए? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट सीवर का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए सर? सेपरेट सीवर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग ताकि स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट कर सके। इंस्टॉलिंग डिटेंशन एंड रिटेंशन पॉन्ड, हम लोग जो है डिटेंशन और रिटेंशन पॉन्ड जो है इंस्टॉल करेंगे, ठीक ना। यूजिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर परमिएबल पेवमेंट ग्रीन रूफ्स, हम लोग जो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर परमिएबल पेवमेंट और ग्रीन रूफ का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे ताकि बहुत ज्यादा रन ऑफ जनरेट नहीं हो। रन ऑफ किसको कहते हैं? वर्षा होने के बाद जो पानी रोड पे चलता है उसको रन ऑफ कहा जाता है। वर्षा होने के बाद जो पानी रोड पे चलता है उसको क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे ताकि हमारा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में रन ऑफ जनरेट नहीं हो सके। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, फ्लो का हम लोग जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करेंगे। अर्बन प्लानिंग करेंगे ताकि हम लोग रन ऑफ को मैनेज कर सके सोर्स पे ही। बात समझ में आ गई? चलिए, डिस्कस द की कंपोनेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
अगला सवाल हमारे पास क्या है कि हमारा जो कौन कौन सा की कंपोनेंट है और क्या क्या चैलेंजेस है किस चीज का सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का। इंक्लूड एस्पेक्ट सच एज वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, ये सब एस्पेक्ट को आपको बताना भी है, ठीक ना। तो चलिए एक एक करके हम सारा चीज देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज आता है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहला चीज होता है हमारा वेस्ट जनरेशन। ठीक है, वेस्ट जनरेशन मतलब हमारा जो है, सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या हो गया, घर से निकलने वाला जो कचरा है। ठीक है, तो वेस्ट जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारा कचरा जनरली कहाँ से निकलता है, कचरा निकलने का सोर्स क्या है, घर से निकलता है, दुकान वगैरह से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, स्कूल कॉलेजेस से निकलता है। ठीक है, इस कचरा में होता क्या है, ऑर्गेनिक खाने पीने का मटेरियल होता है, प्लास्टिक होता है, पेपर होता है, मेटल और ग्लास वगैरह होता है। ठीक है, तो जहां से कचरा निकलता है उसको क्या कहते हैं, वेस्ट जनरेशन कहते हैं। जनरली ये घर से, ऑफिस से, स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है। दूसरा हमारा आता है वेस्ट सेग्रीगेशन। ठीक है, वेस्ट सेग्रीगेशन है सोर्स, मतलब जब घर से ही कचरा निकल रहा है उसी समय आप जो है अलग अलग कचरा के लिए अलग अलग डब्बा रखिए, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल के लिए सेपरेट रखिएगा, रिसाइकल के लिए अलग, हजार्डस के लिए अलग। ठीक है, ताकि हमको घर से जहां से कचरा जनरेट हो रहा है वहीं से हम कचरा को अलग अलग करके अलग अलग जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का अलग डब्बा रखेंगे, रिसाइकलेबल वेस्ट का अलग रखेंगे, हजार्डस वेस्ट का अलग डब्बा रखेंगे। अलग अलग डब्बा रहेगा, कचरा अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको, उसका जो है कचरा ठिकाने लगाने में हमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आता है कलेक्शन। वेस्ट हो गया, अब आता है कलेक्शन। कलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि घर घर जाके कचरा उठाते हैं, या फिर गली मोहल्ला के बाहर जो है डस्टबिन रख दिया जाता है, इसको कम्युनिटी बिन्स कहते हैं। फिर हमारा एक ट्रांसफर स्टेशन होता है, जहां मतलब टेम्पोरी कुछ देर के लिए 12 घंटा, 24 घंटा, 32 घंटा, 72 घंटा, इस तरीके से 2-3 दिन या एक दिन के लिए हम लोग कचरा स्टोर करते हैं, उसको ट्रांसफर स्टेशन कहा जाता है। फिर हमारा जो है कलेक्शन फ्रीक्वेंसी और रॉटिंग होता है, कि हमारा जो है कितना दिन में कलेक्ट किया जाएगा। कहीं कहीं आप देखिएगा डेली कचरा उठाया जाता है घर से, कहीं देखिएगा अल्टरनेट में एक दिन आएगा दूसरा दिन नहीं आएगा, कहीं देखिएगा आप सप्ताह में कचरा उठाने के लिए गाड़ी जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कलेक्शन में। तो हम लोग अगला चीज हमारा क्या है सर, अगला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो व्हीकल्स आता है, कंपैक्शन, ट्रांसफर स्टेशन टू रिड्यूस हॉल डिस्टेंस एंड कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जो है व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा गाड़ी होगा, किस किस तरीके से उसमें हम लोग कचरा लेके जाएंगे, किस किस रास्ते से लेके जाएंगे, वो सारा चीज हमारा तय होता है, क्योंकि कचरा हम लोग बीच शहर से लेके नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब कचरा लेके जाएंगे तो वो स्मेल करेगा, प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, देखने में खराब लगेगा। या फिर अगर ले जाते समय रास्ता में थोड़ा बहुत गिर गया तो फिर वो नुकसानदायक है। ट्रीटमेंट का अगर बात किया जाए सर, तो ट्रीटमेंट के नाम पे हम लोग सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, अगर खाद बन सकता है बना देते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, एनारोबिक डाइजेशन कर सकते हैं, श्रेडिंग कर सकते हैं, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ पार्ट है सर, कंपोनेंट कह सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग जो है लास्ट में सर डिस्पोजल कर लेते हैं, हम लोग जो है उसको डिस्पोज करने के लिए या तो लैंडफिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग लैंडफिल बनाते हैं तो हमारा लीचेट जनरेट होता है। लीचेट कहते हैं जब आपका कूड़ा कचरा सड़ जाता है, जो पानी छोड़ता है उसको लीचेट कहते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, बाद में हम लोग जो है क्या करते हैं, लीचेट को कलेक्ट कर लेते हैं और गैस को कंट्रोल कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद लास्ट में हमारा आता है इस पूरे सिस्टम का मॉनिटरिंग। ठीक है, तो आपको सही से क्या करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, और सब चीज का डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, जाके आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो है काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ कंपोनेंट है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले पता करते हैं कि वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, क्या क्या जनरेट हो रहा है। फिर उस सॉलिड वेस्ट को हम लोग अलग अलग करते हैं, जहाँ से जनरेट जनरेट हो रहा है सोर्स पे ही अलग अलग करते हैं। फिर उसका हम लोग कलेक्शन देखते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कलेक्शन में उसका ट्रांसपोर्टेशन भी देख लेंगे कि कौन कौन सा गाड़ी लगेगा, किस किस रास्ता से लेके जाना है हमको। ठीक है, फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं सॉलिड वेस्ट का, कि क्या क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जैसे कंपोस्टिंग कर सकते हैं, खाने पीने का मटेरियल है तो रिसाइकलिंग किया जा सकता है, एनारोबिक डाइजेशन किया जा सकता है। फिर हम लोग उसका डिस्पोजल देख लेते हैं कि उसको हम लोग कहाँ डिस्पोज करेंगे, लैंडफिल में डालेंगे,
लैंडफिल में डालेंगे तो लीचेट जनरेट होगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग सर इसका मॉनिटरिंग करते हैं, पूरे सिस्टम का मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, अब ये सब काम में हमारा जो मेजर चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है, ये सब जो हम लोग काम करेंगे सर, इसमें हमारा मेजर चैलेंजेस क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का घर से कचरा उठा के उसको डिस्पोज करने तक का जो हमारा सफर है, उस सफर में क्या क्या मुसीबत या क्या क्या बाधाएं या क्या क्या रुकावट देखने को मिलता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, रैपिड इंक्रीज इन वेस्ट क्वांटिटी एंड चेंजिंग कंपोजिशन। ठीक है, मान के चलो कि अगर अचानक से कहीं से कचरा बढ़ना शुरू हो गया, जैसे हमारा आदत बना हुआ है कि हम लोग जो है सप्ताह में एक ट्रक कचरा एक एरिया से लेके जाएंगे, हमारा कोई एरिया है उससे हम लोग सप्ताह में एक वीक में एक ट्रक कचरा जो है लेके जाएंगे, ये हमारा आदत बना हुआ है। ठीक, लेकिन अचानक से हमारा पैटर्न चेंज हुआ, अब क्या हो रहा है, हमको सप्ताह पूर्णे से पहले ही आपको क्या करना पड़ रहा है, ट्रक भेजना पड़ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारा क्या था कि जनरली जो है जो कचरा आता था, अब उसमें तुम देखोगे कि प्लास्टिक वेस्ट का मात्रा जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। तो इस तरीके से अगर अचानक से कचरा का मात्रा बढ़ता है, कोई खास कंपोनेंट का भी मात्रा बढ़ता है, तो फिर हमारे लिए क्या होता है कि माथा दर्द शुरू हो जाता है। लो लेवल्स ऑफ सोर्स सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग इन मेनी सिटीज, बहुत सारे शहर में लो लेवल होता है सोर्स सेग्रीगेशन का, और रिसाइकलिंग भी हमारा सही से पॉसिबल नहीं है बहुत सारे शहर में। ठीक ना, इनसफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास जो है इनसफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी भी तुम देखोगे बहुत जगह जो है हमारा डस्टबिन अवेलेबल नहीं है, कचरा ले जाने वाला प्रॉपर गाड़ी नहीं है, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, सैनिटरी लैंडफिल नहीं है, तो ये सब हमारे लिए क्या चैलेंजेस ही है सर। उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा बाधा क्या है सर, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट एंड लिमिटेड म्युनिसिपल बजट। ठीक है, ये सब जो पूरा सिस्टम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, घर से कचरा उठा के उसको डिस्पोज करने का, इसमें खर्चा बहुत आता है। बात समझ में आ रही है, ये सब सिस्टम में क्या होता है सर, खर्चा बहुत आता है, लेकिन म्युनिसिपल के पास बजट भी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के पास बजट भी नहीं है, खर्चा भी बहुत आता है। तो ये सब हमारे लिए क्या है सर, चैलेंजेस है। ठीक है, ये सब हमारे लिए बाधा है सर, रुकावट है। उसके बाद क्या कहता है, इनफॉर्मल सेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर आपस में जो है इंटीग्रेटेड नहीं, आपस में एक नहीं है। ठीक है, जिस वजह सोशल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यूज भी हमको देखने को मिलता है। लीचेट एंड लैंडफिल गैस पॉल्यूशन व्हेन डिस्पोजल इज अनकंट्रोल्ड। ठीक है, लीचेट और लैंडफिल गैस का पॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलता है, खास करके जब लैंड आपका क्या हो, जब डिस्पोजल अनकंट्रोल्ड हो। मान के चलो हम कचरा इधर उधर कहीं पे फेंक दिए, तो वहां से हमारा लीचेट जनरेट हो जाएगा, यानी कि गंदा पानी रिसेगा। ठीक है, लैंडफिल करने समय जो गैस होता है, वो गैस सब भी हमारे लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। इस सब में मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत एक्सप्लोसिव होता है। पब्लिक रेसिस्टेंस NIMBY टू सिटिंग ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, पब्लिक रेसिस्टेंस भी हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग इस चीज का विरोध करते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम कचरा फेंकने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सब भी बाधा है भाई। वीक इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन एंड पुअर प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अच्छा, अभी के समय में क्या हो रहा है, हम लोग जो कचरा फेंक रहे हैं उसमें फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा नहीं होगा, वो सब पे हम लोग ध्यान नहीं लगा रहे हैं। तो ये सब भी जो है हमारे लिए क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बाधा डालता है ये सब पॉइंट। चलिए, अब हम लोग बात करें कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सर, तो सबसे पहला हमारा काम जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमको भविष्य में बढ़िया सुविधा देखने को मिले, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन करेंगे। मतलब हमारा जो भी वेस्ट है उसको हम लोग रिसाइकलिंग और रीयूज या रिड्यूस वाला काम करेंगे। ठीक है, वर्जिन मटेरियल मतलब जो मटेरियल पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक ना, तो वैसे मटेरियल को हम लोग रिसाइकल रीयूज रिड्यूस ये सब टेक्निक वहां पे लगाएंगे, ताकि हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन हो सके, रिसोर्स को हम लोग बचा सके। दूसरा हमारा क्या है सर, पॉल्यूशन रिडक्शन का हम लोग काम करेंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट और इंजीनियर डिस्पोजल की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर या एयर कंटामिनेशन नहीं हो पाता। क्लाइमेट बेनिफिट का हम लोग बात करेंगे सर, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग का काम करेंगे सर। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, लोअर मीथेन और CO2 प्रोड्यूस होगा। इमिशंस वर्सेस ओपन डंपिंग। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, क्लाइमेट बेनिफिट का हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग पे ध्यान देंगे, ताकि हमारा लोअर CO2 या मीथेन गैस प्रोड्यूस हो सके।
ठीक। उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिस के नाम पे हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट भी देखेंगे। रिसोर्स रिकवरी क्रिएट्स जॉब एंड रेवेन्यू। ठीक ना, जो हमारा रिसोर्स रिकवरी होता है उसमें से कचरा से चुनने के लिए आदमी की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारा क्या होगा, जॉब का मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, और कचरा को हम लोग सही से अलग करके अगर बेचेंगे तो हमारा जो रिवेन्यू भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा। ये सबसे सोशल बेनिफिट क्या है सर? सेफर वर्किंग कंडीशंस व्हेन इनफॉर्मल सेक्टर इज इंटीग्रेटेड एंड फॉर्मलाइज्ड। आपको सेफ वर्किंग कंडीशन मिलेगा, खास करके जब इनफॉर्मल सेक्टर हमारा क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी देखने को मिलता है। लैंडफिल नीड्स लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट एंड प्रिजर्व्स लैंड। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग सही से काम करेंगे, ठीक ना, अगर हम लोग सही से काम करेंगे तो हम, और कचरा को सही से प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो हम लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें से फ्यूचर सिक्योर करने का सबसे बेस्ट क्या है सर, कि आप उसको जो है, अगर वर्जिन मटेरियल यानी पहली बार इस्तेमाल हुआ मटेरियल है तो उसको आप जो है रिड्यूस कीजिए, रीयूज कीजिए, रिसाइकल कीजिए। ठीक है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपना भविष्य बचाने के लिए क्या क्या स्टेप हम लोग ले सकते हैं? तो स्ट्रॉन्ग सोर्स सेग्रीगेशन। देखो, सोर्स सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कचरा घर से जहां से निकल रहा है, अगर वहीं पे उस कचरा को अलग कर दिया जाए, ठीक है, सॉलिड वेस्ट अलग हो जाएगा, हजार्डस वेस्ट अलग हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट खाने पीने का कचरा अलग हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जो है डिस्पोजल आसान हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को जागरूक कीजिए और सबसे पहले उसको अलग अलग कचरा को अलग अलग डब्बा में डालना सिखाइए। पे एज यू थ्रो फीस टू इंसेंटिव वेस्ट का रिडक्शन। अगर मान के चलो कि कहीं पे कोई ऐसे ही कचरा फेंक देता है, तो उसको फेंकने के बाद आप उस पर फाइन लगा सकते हैं, ताकि यहाँ पे कोई कचरा आगे से फेंकेगा नहीं। एक्सपेंड रिसाइकलिंग मार्केट्स एंड फॉर्मलाइज वेस्ट पिकर कॉपरेशन कॉपरेटिव्स। आपको क्या करना है, रिसाइकलिंग मार्केट को बढ़ावा देना है। ठीक है, और वेस्ट पिकर जो कचरा चुनने वाला है, बात समझ में आ रही है, उसको भी फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए जो है प्रॉपर उसका रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, भैया इस मोहल्ले से तुम कचरा उठाओगे। इन्वेस्ट इन डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग फॉर ऑर्गेनिक्स। ठीक है, यूज लैंडफिल गैस कैप्चर एंड एनर्जी रिकवरी। हम लोग जो है लैंडफिल में बनने वाला जो गैस है, जब हम लोग गड्ढा करके उसमें कचरा डालते हैं तो वहां पे गैस बनता है धीरे धीरे। उस गैस को कैप्चर करेंगे और उस गैस को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लान नेटवर्क्स। ठीक है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। हमारा जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है नेटवर्क प्लान कीजिए, कैसे कलेक्शन होगा, ट्रांसफर कैसे करेंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका एक प्रॉपर नेटवर्क तैयार कीजिए, ताकि आपका जो वेस्ट है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करें और उसका डिस्पोजल के लिए दिमाग लगाएं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट को एग्जामिन कीजिए इन रिलेशन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सर्कुलर इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको आप जो है चर्चा में लाइए सर। ये मॉडल वेस्ट जनरेशन को कैसे रिड्यूस कर सकता है, या फिर रिसोर्स रिकवरी को कैसे प्रमोट कर सकता है, उस पर भी आप चर्चा कीजिए। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी से सवाल पूछा गया है। आइए हम लोग समझते हैं सर्कुलर इकोनॉमी होता क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक मॉडल दैट कीप्स मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स इन यूज एज लॉन्ग एज पॉसिबल थ्रू रिड्यूस रीयूज रिसाइकल मैन्युफैक्चर रिसाइकल रिप्लेसिंग डिस्पोज मॉडल। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि हमारा जो मटेरियल है, मान के चलो कि हमारा पेपर है। ठीक है, इस पेपर को हम इस्तेमाल किए, कॉपी पे लिखे पेपर को, बाद में इसी पेपर को हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं कहाँ, भुजा खाने के लिए। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमारा ये पेपर जो है बार बार यूज हो रहा है। ठीक ना, भुजा खाने के बाद पेपर फेंक दिया, अब वो पेपर को कोई हो सकता है हाथ पोंछने के लिए नैपकिन का भी काम में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें कि मटेरियल और प्रोडक्ट जो है बार बार यूज में रहता है, रिड्यूस होते रहता है, रिपेयर होते रहता है, तो ये पूरा सिस्टम हमारा किस में आता है, सर्कुलर इकोनॉमी में आता है। हाउ इट रिड्यूसेस वेस्ट जनरेशन।
ये वेस्ट जनरेशन को कैसे रिड्यूस करता है? देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी का एक सिंपल सा मतलब होता है कि आपका कचरा जनरेट ही नहीं हो रहा है, ठीक ना? आपका आज जो कचरा है वो किसी के लिए फिर से वो नया चीज है। बात समझ में आ रही है? जो चीज आज आप फेंक रहे हो वो दूसरे के लिए नया है, फिर वो जो फेंकेगा वो किसी और के लिए नया होगा। तो एक तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, वो इस्तेमाल में बना रहता है, ठीक ना? जैसे कि मान के चलो कोई टी शर्ट है, जो आप टी शर्ट पहनते हैं, आज आप टी शर्ट पहने, साल 2 साल पहनने के बाद फिर वो टी शर्ट आपको फिट नहीं आ रहा है, ठीक है? अब वो टी शर्ट आपके लिए क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। जब साल 2 साल टी शर्ट पहनने के बाद आपका टी शर्ट आपको फिट नहीं आ रहा है, तो वो टी शर्ट आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। अब उस टी शर्ट को आप क्या करते हैं? अपने छोटे भाई को दे देते हैं, ठीक है? तो अब उसके लिए क्या हो गया? वो नया चीज हो गया। बात समझ में आ रही है? फिर उस टी शर्ट को हम लोग क्या करते हैं? छोटा भाई से भी जब उब जाता है, फटने लगता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? रोटी सेकने में भी इस्तेमाल कर देते हैं। कुछ लोग करता है गांव देहात में, कपड़ा वही जो रोटी सेकने के लिए वही कपड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं होता है तो उस कपड़ा को फिर हम लोग पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, जो एक बार वेस्ट हो गया वो बार बार वेस्ट नहीं होता है, उसको हम लोग फिर कुछ ना कुछ नया चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि आज जो वेस्ट है वो किसी चीज के लिए नया चीज है, ठीक है? किसी काम के लिए वो क्या है? नया प्रोडक्ट है, तो उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारा चक्र घूमते रहता है, और फाइनली हमारा क्या होता है? अगर लास्ट में देखा जाए क्या वेस्ट जनरेट हुआ, तो जीरो वेस्ट जनरेट हुआ। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमारा सर सर्कुलर इकोनॉमी जो है, एक मिनट, हाउ इट रिड्यूसेस वेस्ट जनरेशन। सर्कुलर इकोनॉमी वेस्ट जनरेशन को कैसे कम करता है? हम बोल रहे हैं ना कि ये जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये कैसे कम करता है? डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड रिसाइक्लेबिलिटी रिड्यूसेस प्रोडक्ट टर्नओवर। ठीक है, हम लोग जो है पहले ही डिजाइन कर लेते हैं कि अगर वेस्ट है हमारा तो उसका भविष्य क्या होने वाला है। जैसे एक टी शर्ट है, ठीक है, तो उसका हम लोग पहले से मालूम है कि आज अगर बड़ा भाई पहन रहा है तो कल जब बड़ा भाई को के लिए ये टी शर्ट काम करने रहेगा, छोटा भाई पहन लेगा। तो इस तरीके से हम लोग उस चीज को डिजाइन करते हैं। encourages reuse and repair so fewer items become waste। हम लोग क्या चीज को बढ़ावा देते हैं कि आपका जो चीज है उसको आप दोबारा से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? जिससे कि हमारा क्या होगा कि वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। कुछ लोग क्या करता है, पुराना कपड़ा का थैला सी लिया, थैला सी लिया तो उसमें अब जो है मार्केट से सामान लाने के लिए उसके पास एक थैला हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये नहीं कि जो पुराना कपड़ा था उसको इस्तेमाल करके थैला सिया तो वो क्या हुआ? रीयूज हुआ। तो इस तरीके से हम लोग उसको प्रमोट करेंगे कि हमारा जो है वेस्ट जनरेट नहीं हो सके, ठीक ना? जो कचरा है उसको हम दोबारा से सही से इस्तेमाल कर सकें। प्रोमोट्स प्रोडक्ट एज सर्विस मॉडल्स। ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे सर्विस मॉडल के रूप में। reduces सिंगल यूज आइटम्स एंड पैकेजिंग थ्रू सर्कुलर प्रोडक्ट डिजाइन। हम लोग क्या करेंगे सर? सिंगल यूज आइटम को रिड्यूस करेंगे, ठीक ना? ऐसा सामान बनाएंगे जो कि हमारा जो है बार बार इस्तेमाल हो सके, ठीक है? ताकि हमारा सर्कुलर इकोनॉमी चलता रहे। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कोई भी सामान ऐसा तैयार करो कि वो बार बार इस्तेमाल हो सके, ठीक है? हाउ इट प्रमोट्स रिसोर्स रिकवरी। ये रिसोर्स रिकवरी को कैसे प्रमोट करता है? सर्कुलर इकोनॉमी रिसोर्स रिकवरी को कैसे प्रमोट करता है? रोबस्ट कलेक्शन एंड सॉर्टिंग इनेबल्स हाई क्वालिटी मटेरियल स्ट्रीम फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है? उसके बाद इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस, वन इंडस्ट्रीज वेस्ट बिकम्स अनदर फीड स्टॉक। जैसे कि मान के चलो कि तुमको एक बात बताते हैं, हमारा एनटीपीसी में जो कोयला जलता है, कोयला का राख जो निकलता है उसको हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं, ठीक है? तो ये फ्लाई ऐश क्या हो गया? एनटीपीसी से कोयला का राख निकला, तो ये फ्लाई ऐश हमारा क्या हो गया सर? एक तरीके से एनटीपीसी के लिए वेस्ट हो गया। अब इसी फ्लाई ऐश को कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो रहा है? जो एनटीपीसी का वेस्ट था अब वो क्या हो रहा है? किसी चीज के लिए वो यूटिलाइज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, रोड वूड में भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक ना? तो इस तरह अब फ्लाई ऐश का ब्रिक वगैरह भी बनता है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है सर? अगर हम चाहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी मेंटेन रहे, तो एक का कचरा दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? वरदान बनना चाहिए, ठीक है? दूसरे के लिए उसका जो है रॉ मटेरियल होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर? एनटीपीसी से निकलने वाला फ्लाई ऐश। इंजीनियरिंग के फील्ड में हम एग्जांपल बता रहे हैं कि एनटीपीसी से निकलने वाला फ्लाई ऐश हमारे लिए क्या है सर? वरदान हो जाएगा। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है?
ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टिंग और एनारोबिक डाइजेशन रिटर्न्स न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि मान के चलो फल सब्जी का छिलका, उसको तुम ऐसे भी फेंक दोगे तो कचरा ही है, लेकिन अगर हम उसका कंपोस्टिंग कर देता है, वही कचरा हमारे लिए क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। तो एट द एंड हमारा क्या हो, कोई कचरा हुआ ही नहीं सर। बात समझ में आ रही है। फिर आता है ईपीआर। ईपीआर हमारा क्या, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मान के चलो कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी तुमको मोबाइल बेचा, ठीक है, कोई कंपनी हमारा क्या हुआ सर, मोबाइल बेचा। अब वो मोबाइल तुम जो है 3 साल इस्तेमाल किए, ठीक है, 3 साल इस्तेमाल करने के बाद वो मोबाइल हो गया खराब। अब उस मोबाइल को अगर तुम इधर उधर फेंकोगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी क्या करता है, सर्कुलर इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए वो मोबाइल आपसे जो है सस्ते दाम में ले लेता है एक्सचेंज के नाम पे। बात समझ में आ रही है, वो मोबाइल आपसे सस्ते दाम में एक्सचेंज के नाम पे ले लेता है। ठीक है, तो यही है सर्कुलर इकोनॉमी सर। इसी को एक्सटेंडेड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, कि जो जिस सामान को जिस कंपनी ने बनाया है, उस सामान को वापस जो है कस्टमर से इस्तेमाल करने के बाद लेगा और उसको डिस्पोज करेगा। तो ये जो है हमारा कस्टमर से वापस से सामान लेके डिस्पोज करना, ये किस में आता है सर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ईपीआर में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अभी तक में ये बात समझ गए सर कि हमारा जो है एक जगह से जो वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, हमारा जो सोर्स ए से जो वेस्ट निकलेगा, सोर्स ए से जो वेस्ट निकलेगा वो सोर्स बी के लिए, मतलब दूसरे जगह के लिए क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि एक का वेस्ट दूसरे के काम आ रहा है, तो हमारा एट द एंड सर कचरा जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे हम मान के चलो घर मकान तोड़ते हैं, तो हमारा जो है ईटा का टुकड़ा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज जो उसमें वेस्ट मटेरियल निकलता है। अगर हम उसी ईटा के टुकड़ा को दूसरे जगह कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर ले, तो हमारा क्या हुआ, वेस्ट तो जनरेट ही नहीं हुआ। तो सर्कुलर इकोनॉमी एक ही बात कहता है कि आपका जो एक आदमी का कचरा है वो दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, उसी कचरा को आप बार बार इस्तेमाल कीजिए, रिसाइकल कर लीजिए, ताकि हमारा जो है जीरो वेस्ट जनरेशन हो सके। बात समझ में आ रही है, सर्कुलर इकोनॉमी का एक ही टारगेट है, जीरो वेस्ट जनरेशन हो सके, एक का कचरा दूसरे के लिए वरदान बन जाए। अगला क्या, एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर इनिशिएटिव। सर्कुलर इनिशिएटिव का एग्जांपल बताइए। डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम्स और बेवरेज कंटेनर्स दैट इंक्रीज रिसाइकलिंग रेट्स। ठीक है, आप अच्छा इसका हम आपको सबसे अच्छा एग्जांपल सब समझाते हैं। जैसे कि मान के चलो, तुम देखता होगा बहुत जगह जो है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद जो बॉटल होता है या पानी पीने के बाद जो बॉटल होता है, उसको वापस से एक वेंडिंग मशीन में हम लोग डालते हैं। तुम जैसे बॉटल डालोगे तो उधर से या तो पैसा आता है या चॉकलेट या कुछ गिफ्ट छोटा मोटा आता है उस तरीके से। तो ये सब हमारा क्या सर, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के इनिशिएटिव्स है, कि आपका जो वेस्ट है आप उस वेस्ट को हमको दे दीजिए, हम बदले में आपको पैसा दे रहे थे, हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। अब वही वेंडिंग मशीन वो जो हमारा वेस्ट लिया है, जो यूज बोतल लिया, उसको फिर से इस्तेमाल कर सकता है। बात समझ में आ रही है, इससे हमारा क्या होगा, वेस्ट जनरेट नहीं हुआ। सर्कुलर इकोनॉमी का एक ही टारगेट है सर, कि आपको वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करना है, जो चीज है आप हमको दे दीजिए, हम लोग उसको दोबारा से कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, जैसे कि हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग बाय प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल, जो भी हमारा इस्तेमाल किया हुआ चीज है उसको हम लोग दिमाग लगाते हैं कि दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जा सके। या फिर कहीं कहीं तुम देखेगा ना कि वेस्ट मटेरियल या के सहारे जो है एक नया सा दुकान बना दिया गया, कैफे वगैरह बना दिया है। तुम बहुत सारा कैफे में जाओगे, देखोगे वहां पे तुम्हारा गाड़ी का जो यूज्ड पुराना टायर है, उससे सहारे जो है बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सर सर्कुलर वेस्ट में या सर्कुलर इनिशिएटिव के नाम पे बहुत सारा चीज अगल बगल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर इनिशिएटिव क्या होता है कि हमारा जो कचरा है वो एक्चुअली में कचरा नहीं है, दूसरे के लिए वो जो है दोबारा इस्तेमाल करने वाला मटेरियल है। चलिए, बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग सर्कुलर इकोनॉमी टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर ये सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम लोग लाते हैं या लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, रिड्यूसेस लैंडफिल एंड इंसिनरेशन नीड्स। तो हमारा कचरा ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हमको क्या करेगा, उस कचरा को ठिकाना लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमको लैंडफिल नहीं करना पड़ेगा। लैंडफिल क्या होता है, गड्ढा करके उसमें कचरा डालते हैं, उसको लैंडफिल कहते हैं। इंसिनरेशन नीड, हमको उसको जलाने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। लोअर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन, हमारा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो भी कम हो जाएगा। क्रिएटर्स ग्रीन जॉब्स, क्रिएट्स ग्रीन जॉब्स एंड लोकल वैल्यू चेन्स। ये जो है ग्रीन जॉब्स और लोकल वैल्यू चेन्स क्रिएट करता है। इनहेंसेस मटेरियल सिक्योरिटी एंड रिड्यूसेस इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी। ठीक है, मटेरियल सिक्योरिटी को इनहेंस करता है और इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करता है। बात समझ में आ गई। चलिए।
तो सर यहाँ से हमारा जो है ये पार्ट खत्म होता है। हमारा वीडियो 2-3 पार्ट में आया हुआ है, तो आप जो है बाकी का पार्ट जरूर देखिएगा। अगर आपको कुछ डाउट रह गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट में, चैट में, कॉल पे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का पीडीएफ जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा ऐप से ही इसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इसको पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन।